पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीति का वो राज्य है जहां कभी बीजेपी के लिए जगह बनाना भी लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन आज वही बंगाल एक नई कहानी लिख रहा है, या यूं कहें कि लिख चुका है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके यहां कभी सिर्फ दो ही विधायक थे, आज वो सत्ता पर पहुंच चुकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जीत 2014 के लोकसभा चुनाव से भी बड़ी जीत है, क्योंकि 2014 के चुनाव में देश के स्तर पर सत्ता मिली थी, लेकिन बंगाल में सिस्टम को अंदर से बदलना पड़ा है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, बल्कि असली सवाल यह है कि आखिर विपक्ष क्या कर रहा है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी जैसी नेता, जो सड़क से लेकर संसद तक लड़ना जानती है, वो अभी भी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अगर हार जाएं, तो ये सिर्फ हार नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम फेलियर का संकेत भी है। महज 10 सालों में, यानी 2016 से 2026 तक, बीजेपी का 2 विधायकों से सरकार तक का सफर एक बड़ी केस स्टडी है। बीजेपी की बंगाल में जीत कोई इमोशनल वेव नहीं है, बल्कि ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बीजेपी ने बंगाल में किया। 2014 के बाद लगातार संगठन विस्तार किया, बूथ स्तर तक संगठन लेकर गए, चुनाव के समय नहीं बल्कि हर दिन काम किया। बीजेपी ने दूसरा बड़ा काम किया नैरेटिव बिल्डिंग का। बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ राजनीति आरोप प्रत्यारोप नहीं किए, बल्कि एक नैरेटिव भी बनाया। बाहरी वर्सेस स्थानीय के नैरेटिव को पलट कर रख दिया। पहचान, सुरक्षा और विकास को आपस में जोड़ दिया। बीजेपी के कैडर और मशीनरी ने जमीन पर तगड़ा काम किया। मजबूत आईटी सेल, माइक्रो मैनेजमेंट और डेटाबेस चुनाव लड़कर बीजेपी ने इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। और शायद यही वजह है कि 2 विधायक से सरकार तक पहुंचना संभव हुआ। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी फाइटर होने के बावजूद क्यों हारी। अब आते हैं इसी सबसे अहम सवाल पर। दरअसल ये केवल ममता बनर्जी की हार नहीं है, ये सिस्टम विरुद्ध सिस्टम की लड़ाई थी। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी और थकान थी, लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से गवर्नेंस पर सवाल थे, लोकल नाराजगी थी, नैरेटिव शिफ्ट हुआ। ममता का फोकस लोकल मुद्दे रहे, जबकि बीजेपी का फोकस नेशनल और आइडेंटिटी और आज का वोटर दोनों को जोड़कर देखता है। चुनाव पूरी तरीके से बाइनरी हो गया, यानी टीएमसी विरुद्ध बीजेपी। और जैसे ही तीसरा स्पेस खत्म होता है, मुकाबला भावनात्मक और तीखा हो जाता है। चौथा जो स्ट्रेटेजिक गैप रहा, बीजेपी ने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया और टीएमसी रिएक्टिव मोड में दिखाई दी। नतीजा फाइटर होने के बाद भी हार। अब एक बड़े सवाल पर आते हैं, वो है कांग्रेस पर। क्या समस्या सिर्फ वही है? सबसे बड़ा नैरेटिव जो हमेशा चलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कमजोर पार्टी है, वो फाइटर जिंक उसमें नहीं बची है। मान लिया जाए कि चलिए कांग्रेस चुनाव उस मजबूती से नहीं लड़ती जैसे बीजेपी लड़ती है, लेकिन आप देखिए कांग्रेस अगर कमजोर फाइट लड़ती है तो ममता तो आक्रामक फाइट लड़ती है, आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गई। दोनों का एक ही रिजल्ट कि बीजेपी की जीत। इसका मतलब क्या हुआ, यह आपको समझने की जरूरत है। समस्या सिर्फ कांग्रेस नहीं है, बल्कि समस्या विपक्ष के पूरे ढांचे में है। बड़ा सवाल यही कि विपक्ष क्यों लगातार हार रहा है। यूनिटी नहीं, कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा कारण यही है। हर पार्टी अपना एजेंडा चला रही है, कोई कॉमन विजन नहीं है, लीडरशिप का वैक्यूम है। बीजेपी का क्लियर चेहरा, विपक्ष के कई चेहरे, कोई केंद्र नहीं। ग्राउंड गेम कमजोर, बूथ मैनेजमेंट, कैडर, डिजिटल पहुंच, इन सब में बीजेपी कहीं आगे नजर आती है और विपक्ष कहीं आसपास भी नहीं दिखता। चौथा बड़ा पॉइंट,
नैरेटिव में हार। विपक्ष अक्सर रिएक्ट करता है जबकि बीजेपी नैरेटिव सेट करती है। अब बड़ा सवाल यह भी उठता है, क्या यह नया पॉलिटिकल ऑर्डर तय होता जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की राजनीति अब बदल चुकी है? बंगाल का संदेश साफ है, बीजेपी अब सिर्फ एक पार्टी नहीं बची है, वो एक इकोसिस्टम बन गई है। और विपक्ष के लिए मैसेज और भी ज्यादा साफ है कि सिर्फ गठबंधन बना लेना काफी नहीं होगा, सिर्फ नेता बदलना काफी नहीं होगा, पूरा मॉडल बदलना होगा। बंगाल की जीत हमें तीन बातें सिखाती है। राजनीति अब लॉन्ग टर्म गेम है, सिर्फ फाइटर होना काफी नहीं है। विपक्ष को खुद को पूरी तरीके से री इन्वेंट करना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर ममता बनर्जी जैसी फाइटर नेता हार सकती हैं बीजेपी से, तो यह साफ है कि मुकाबला अब पहले से कई गुना ज्यादा कठिन हो चुका है। तो अब विपक्ष को अपनी चुनावी रणनीति पर नए सिरे से सोचना होगा, वरना ये मान ले कि चुनाव दर चुनाव उसका यही हाल होना है।